आज हम मैट्रिक्स से संबंधित कुछ समस्याओं का हल करेंगे। कल हमने मैट्रिक्स के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारियां अर्जित की थी, जिसके अंतर्गत मैट्रिक्स की परिभाषा, मैट्रिक्स की कोटि, मैट्रिक्स के प्रकार और मैट्रिक्स के कुछ गुणधर्मों का अध्ययन किया था। इन सभी पर आधारित कुछ समस्याओं का हम निस्तारण करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि मैट्रिक्स को किस प्रकार से गुणा किया जाता है। जब दो मैट्रिक्स दी हुई होती है तो उन मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है, इसके संदर्भ में भी हम विशेष रूप से जानकारी अर्जित करेंगे। तो आज देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 12 और आज हम क्वेश्चन संख्या मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है उसके कुछ उदाहरण हमारे को दिए गए हैं, उसके आधार पर क्वेश्चंस को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी मैट्रिक्स की कोटि दी गई हो, तब उस कोटि की में आव्यूह की संख्या कितनी होगी, या आव्यूह दिए गए हो तब उसमें मैट्रिक्स की कोटियां कितनी हो सकती है। किसी मैट्रिक्स में 12 अवयव है, तब इसकी संभावित कोटियां ज्ञात कीजिए। यदि किसी मैट्रिक्स में आपके पास 12 अवयव है, देखिए तो हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या मैट्रिक्स की कोटि के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या बराबर 12, क्योंकि मैट्रिक्स में विद्यमान कुल अवयव मैट्रिक्स के कोटि के गुणनफल के बराबर होती है। मैट्रिक्स में विद्यमान कुल अवयव मैट्रिक्स की कोटि के गुणनफल के बराबर होती है। तो इसका मतलब हो गया, इसलिए किसी मैट्रिक्स में 12 अवयव है तो हम 12 के गुणज लेंगे। 12 के जो गुणज बनते हैं वही इसकी कोटियां हो जाएंगी। इसलिए मैट्रिक्स की संभावित कोटियां
मैट्रिक्स की संभावित कोटियां, संभावित कोटियां क्या क्या होगी? जैसे ये 12 अवयव है तो 12 के गुणज, 12 के गुणज 1 इंटू 12, 12 इंटू 1, 2 इंटू 6, 6 इंटू 2, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3। ये संभावित गुणज है। तो ये कह रहा है पहले पंक्ति बाद में स्तंभ, अतः इस ऑर्डर में एक पंक्ति की संख्या 1 है और इसमें 12 अवयव इस पंक्ति में, तो 12 कॉलम बन गए। यहाँ पंक्तियां एक कॉलम है, उसमें 12 अवयव है। इस प्रकार से ये इसके ऑर्डर हो गए। तो किसी भी मैट्रिक्स में यदि कुल अवयव की संख्या दी गई है तो उस मैट्रिक्स की कोटि का निर्धारण, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स की कोटि का निर्धारण उस मैट्रिक्स में विद्यमान कुल अवयवों के पारस्परिक गुणज के बराबर होती है। तो जैसे 12 अवयव है तो 1 की टेबल में 12, 1 इंटू 12, 2 की टेबल में 2 इंटू 6, 3 की टेबल में 3 इंटू 4, 4 की टेबल में 4 इंटू 3, 6 की टेबल में 6 इंटू 2 और 12 की टेबल में 12 इंटू 1। इस प्रकार से इसकी कोटि का निर्धारण हुआ। ऐसे ही यदि हमारे को कोटि दी गई हो तब हम कुल अवयवों की संख्या भी ज्ञात करते हैं। इसका उल्टा, अगर किसी भी मैट्रिक्स की कोटि अपने को ज्ञात है तो उस कोटि का जो गुणनफल आएगा वही उस मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या होगी। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है एक ऐसे आव्यूह, एक ऐसे आव्यूह, एक ऐसे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij equal to 1/2 mod of I minus 3j द्वारा प्रदत्त है, ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक ऐसे 3 इंटू 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 1/2 mod of I minus 3j द्वारा प्रदत्त है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए, डबल टिक। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इट में पॉसिबल। देखिए, क्योंकि आव्यूह की कोटि या ऐसे लिखेंगे माना कि आव्यूह एक की कोटि 3 इंटू 2 है। इसकी कोटि कितनी है? 3 इंटू 2 है। तब आव्यूह ए 3 इंटू 2, ये कह रहा है कि 3 तो पंक्ति है, 2 स्तंभ है। पंक्ति इंटू स्तंभ होता है, 2 इंटू कॉलम। तो 3 पंक्ति 2 स्तंभ की आव्यूह का स्ट्रक्चर क्या होगा? A 1 1
A21 A31 A12 A22 और A32 ये अपने पास एक आर्ग्यू का स्ट्रक्चर बना। क्योंकि ये कह रहा है कि 3 × 2 कोटि का आर्ग्यू है, तो देखिए बेटा 3 तो क्या पंक्ति होनी चाहिए और 2 आपके पास स्तंभ होने चाहिए। ऐसा अपने को एक आर्ग्यू बनाना है जिसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ विद्यमान हो। तो ये 3 पंक्ति होगी R1 R2 और R3 और कॉलम में मेरे पास 2 हो गए C1 C2 2 कॉलम हो गए। अब इस आर्ग्यू की प्रत्येक पंक्ति में बैठे हुए अवयव की स्थिति का मान ज्ञात करना है कि उस अवयव की स्थिति के अनुसार वो अवयव कौन सा है। क्योंकि हमें दे रखा है Aij बराबर 1/2 mod of I - 3j। Aij का मतलब होता है कि अवयव A I की पंक्ति और जैविक स्तंभ में विद्यमान है। इसलिए A11 बराबर 1/2 1 - 3 × 1 बराबर 1/2 1 - 3 = 1/2 -2 = 1। क्योंकि किसी भी मापांक में दी गई राशि का मान सदैव पॉजिटिव होता है। यू मस्ट लर्न माइनस mod of A = mod of A = A। ये हमें याद रखना होगा। mod of -A mod of A is equal to A। तो इसके अनुसार मेरे पास बना गया। अब मेरे को A12 का मान ज्ञात करना, तो 1/2 × I का मान 1 × 3 × 2j का मान 2 है। 3 × 2 बराबर 1/2 1 - 6। इसको मैं लिखूंगा 1/2 mod of 5 और ये हो गया 5/2। इसी प्रकार से A21 1/2 I का मान 2 - 1 3 × 1 1/2 2 - 3 = 1/2 - 1 = 1/2। A22 का मान 1/2 2 - 3 × 2 1/2 2 - 6 1/2 - 4 1/2 × 4 = 2। इसी प्रकार से A31 1/2 3 - 3 × 1 = 0। A32 1/2 3 - 3 × 2 1/2 - 3 = 3/2। अर्थात Aij किसी अवयव की पोजीशन को बताता है। Aij की जो पोजीशन है वो क्या 1/2 mod of I - 2j है। इन सब अवयवों का मान हम इस मैट्रिक्स में रख देते हैं। अतः है आर्ग्यू A बराबर A11 का मान 1 A21 का मान 2 A21 का 1/2 A22 का 2 A31 का 0 A32 का 3/2। ये मेरे पास एक आर्ग्यू बन गया। ये एक आर्ग्यू है जिसमें 3 × 2 कोटि है। इसकी कोटि कितने 3 × 2 है। अर्थात एक ऐसा आर्ग्यू जिसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इस टाइप के क्वेश्चनों को भली भांति हल कर सकते हैं जब हमें किसी अवयव की पोजीशन दी
गई हो तो हम किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इनिशियली हमें याद होना चाहिए और हल करना भी आना चाहिए। जैसा कि आप अपने एग्जाम्पल जो है उसे आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो कह रहा है इसे का प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 3.1 जो आपकी एक्सरसाइज है वह निश्चित ही इन तीनों एग्जाम्पल्स पर विद्यमान होगी। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन हल होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है, यदि अर्थात मुझे क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ऑफ x + 3 - 6 b - 3 z + 4 a - 1 - 21 0 0 2y - 7 equals to 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -210। तो ये कह रहा है इसमें विद्यमान बीजीय राशि का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात x y z a b और c जो भी दे रहे इनके मान अपने को ज्ञात करना है। तो हमने एक गुणधर्म पढ़ा था 3.1 में, पढ़ा था दो आव्यूह की समानता। पैरेलल आव्यूह कब होंगे, दो आव्यूह पैरेलल कब होंगे, जब दोनों आव्यूह की कोटि परस्पर बराबर हो तो उन्हें हम समान आव्यूह कहते हैं। समानता, आव्यूह की समानता पर तुलना की जा सकती है, क्योंकि दोनों आव्यूह की कोटि, दोनों आव्यूह की कोटि 3 पंक्ति 3 स्तंभ 3 × 3 है, इसलिए तुलना की जा सकती है। इसमें भी पॉसिबल जा सकती है, संभव है। अब जब तुलना की जा सकती है तो इसका मतलब है कि x + 3 है, इसका मान 0 के बराबर है, z + 4 है, इसका मान 6 के बराबर है, और 2y - 7 है, इसका मान 3y - 2 के बराबर है। यहाँ से x का मान -3 आ गया, यहाँ से z का मान +2 आ गया, और यहाँ मेरे पास 2y - 7y, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई, तो x y z के मान आ गए। इसी प्रकार से a - 1 इक्वल टू -3, देखो a - 1 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, और 0 = 2c + 2 है, तो a = 4, a की वैल्यू 4 आ गई, और c = -1/2, c की वैल्यू -1/2 आ गई। इसी प्रकार से b - 3 = 2b + 4, तो मेरे पास b = 7, b की वैल्यू 7 आ गई। इस प्रकार से मैंने x y z a b और c का मान ज्ञात किया। तो यहाँ एक विशेष गुणधर्म हमारे पास आव्यूह की समानता।
आगे की समानता ये कहती है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है कि यदि कोई दो आयु समान कोटि के हो तब उन आयुओं की तुलना की जा सकती है, और तुलना करने का मतलब है कि प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में विद्यमान संगत अवयव परस्पर बराबर होंगे। कोस्पेंडस एलिमेंट आर इक्वल, कोस्पेंडस एंगल्स, कोस्पेंडस एलिमेंट्स आर इक्वल, अर्थात x प्लस 3 का कोस्पेंडस 0 हुआ, z प्लस 4 का कोस्पेंडस 6 हुआ, 2y माइनस 7 का कोस्पेंडस 3y माइनस 2 हुआ। इसी प्रकार से जो मेरे पास अदर्स एलिमेंट्स दे रखे हैं उन्हें भी हम तुलना कर सकते हैं, संगत अवयवों की तुलना की जा सकती है। पंक्ति और स्तंभ में विद्यमान संगत अवयवों की तुलना करने पर हमें ये मान प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, 3.1 जो एक्सरसाइज है इसमें कितने प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके पास होगी। एक्सरसाइज 3.1 रिमेंबर, याद रखिए हमने अभी 4 एग्जाम्पल्स का हल किया। पहला एग्जाम्पल है कि किसी आयु में अवयवों की संख्या दी गई है तो कोटियों का निर्धारण कर सकते हैं, और यदि किसी आयु की कोटि दी गई है तो अवयवों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? अर्थात अवयवों की संख्या आयु की कोटि के गुणनफल के बराबर होती है, तब जबकि आयु की कोटि आयु में विद्यमान कुल अवयव के गुणन के बराबर होते थे। 12 है तो उसके कौन कौन से गुणन है, 15 है तो उसका कौन कौन सा गुण है, 7 है तो उसका कौन कौन सा गुण है। अगर किसी मान लीजिए आयु में 7 अवयव है तो क्या इसकी कोटि संभव है? 7 ही अवयव है, किसी आयु में 7 अवयव है तो इसकी कोटि संभव है 1 into 7, इसके अलावा नॉट पॉसिबल। 6 है 1 into 6, 6 into 1, 3 into 2, 2 into 3। इसी प्रकार से किसी आयु की कोटि आपको दी गई है तथा उस आयु में विद्यमान अवयव की स्थिति आपको दी गई है। 2 चीजें दी गई है, आयु की कोटि और आयु में विद्यमान एक अवयव की स्थिति पोजीशन, और किसी भी अवयव की स्थिति पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट्स which present in मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स में विद्यमान होते हैं तो उसको अपन AIJ द्वारा व्यक्त करते हैं। और फिर इसके बाद में तीसरा और चौथा क्वेश्चन किया कि किन्हीं दो आयु की कम तुलना कर सकते हैं, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अर्थात आयुओं की समानता, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो दो आयुओं की समानता कब होगी? जब वे दोनों आयु समान कोटि के हो, और दो आयु यदि समान कोटि के हैं तो उस आयु में विद्यमान संगत अवयव परस्पर बराबर होते हैं। ये हमें याद रखना है। और 3.1 जो एक्सरसाइज है वह इसी बात को आपको निर्देशित करती है। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आयु A equals to 2, 5, 19 माइनस का 7, 35 माइनस का 2, 5/2, 12, √3, 1 माइनस का 5, 17। तो ये क्या आयु की कोटि सेकंड अवयवों की संख्या, थर्ड
अवयव A13 A21 का मान। अब देखिए इसमें इस आर्ग्यूमेंट में 3 क्वेश्चन है। तो पहला है कि आर्ग्यू की कोटि क्या है। तो किसी भी आर्ग्यू की कोटि का निर्धारण हम उस आर्ग्यू में विद्यमान पंक्ति और स्तंभ की संख्या के आधार पर करते हैं। डिटरमाइन ऑफ एनी मैट्रिक्स टू द बेसिस ऑफ rows and columns which present in matrix। जो मैट्रिक्स में विद्यमान होते हैं कितने पंक्तियां हैं और कितने आपके स्तंभ है, उसके आधार पर ही हम कोटि का निर्धारण करते हैं। तो देखिए इस आर्ग्यू में R1 R2 R3 3 तो पंक्तियां हैं और कॉलम C1 C2 C3 और C4 4 कॉलम है। कॉलम का मतलब वर्टिकल जो संख्या वर्टिकल जमी हुई है। वर्टिकल अरेंज में जो संख्याएं व्यवस्थित है, वर्टिकल अरेंज में जो भी डिजिट है, वर्टिकली यदि किसी भी डिजिट को हम वर्टिकली अरेंज करते हैं तो वो कॉलम का निर्माण करते हैं। और 2 या 2 से अधिक डिजिट्स को यदि हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज रूप से, तो सदैव पंक्ति का निर्माण होता है और लंबवत रूप से सदैव स्तंभ का निर्माण होता है। तो इस आगे की कोटि, किसी भी आगे की कोटि का मान m into n होता है। बाय दिस फॉर्मूला m नंबर ऑफ rows and number of columns। Here number of rows is equal to 3 and number of columns is equal to 4। So then the order of matrix A is equal to 3 into 4। Now number of elements अवयवों की संख्या which presents on this matrix, जो इस मैट्रिक्स में विद्यमान है, तो विद्यमान होते हैं। तो किसी भी आर्ग्यू में अवयव की संख्या उसकी ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। 3 into 4 equal to 12 इसमें अवयव की संख्या है, काउंट कर सकते हैं। अब अवयव A11 A21 का मान, A11 का मतलब है कि एक ऐसा अवयव जो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ में विद्यमान है। एक ऐसा अवयव जो पहली पंक्ति में और तीसरे स्तंभ पर है। तो ये पहली पंक्ति है और तीसरे स्तंभ पर ये है तो 19। एक ऐसा अवयव जो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में है 35। इस प्रकार से हम इस आर्ग्यू के इन तीनों मानों को मैंने ज्ञात किया है। तो ये भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे किस प्रकार के क्वेश्चन है, ज्ञान आधारित, अर्थात हमें मैट्रिक्स का ज्ञान भी है या नहीं है, और मैट्रिक्स का ज्ञान है तो हम ये भी जानते हैं या नहीं जानते कि उसकी कोटि क्या है, उसमें अवयव की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, और किसी भी अवयव की स्थिति को हम मैट्रिक्स में कैसे ढूंढेंगे, और या किसी भी अवयव की स्थिति देती है तो उस मैट्रिक्स में उस अवयव की स्थिति को कैसे ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, यदि किसी आर्ग्यू में 24 अवयव है, एग्जाम्पल नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का 2 अवयव के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स 24 अवयव इन एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में अवयव की संख्या 24 है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। देन पॉसिबल ऑर्डर्स, फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर्स, संभावित कोटियां क्या है। 24 है तो अगर अवयव की संख्या 24 तो मिलेगा मल्टीप्लिकेशन 1 into 24 24 into 1, 2 into 12 12 into 2, 3 into 8 8 into 3, 4 into 6 6 into 4, next 8 into 3 3 into 8, और ये होगी। तो आपसे
पास 24 है तो इसको लिख सकता हूँ 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6 and reverse 24 into 1, 12 into 2, 8 into 3 and 6 into 4. ये मेरे पास इसकी पॉसिबल ऑर्डर्स है। यदि इसमें 13 अवयव हो तो टोटल क्या होगी 13। मेरे पास 13 एलिमेंट्स है तो 13 जो डिजिट है किस टाइप ऑफ डिजिट, किस प्रकार की डिजिट है ये 13 एक विषम संख्या है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं दे रहा और प्राइम नंबर भी है। 2 का भी नहीं दे रहा, विषम तो है, विषम के साथ साथ प्राइम भी है, अभाज्य संख्या भी है। तो 13 इज odd as well as prime number, as well as prime number. 13 is odd and as well as prime number. 13 जो है 13 जो डिजिट है विषम के साथ साथ अभाज्य भी है। Then the order of any matrix which includes 13 elements, जो 13 अवयव रखते हैं तो इसकी ऑर्डर के 1 into 13 and 13 into 1, ये इसका ऑर्डर होगा। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन नंबर 3 को भी इसी कहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4, 5 अवयव की पोजीशन दी गई है, आपको ये कहना है कि 1, 2 into 2 ऑर्डर का एक अवयव आगे बनाइए। डिटरमाइन the matrix of 2 into 2 order, then A equal to A11, A12, A21, A22, 2 into 2, 2 into 2 order का मैट्रिक्स है। सिचुएशन ऑफ A Aij equal to I upon J, ऐसा दे रखा है कि Aij equal to क्या है I upon J है। Where J does not equal to 0, where J does not equal to 0, J की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी हम जानते हैं बिंदु हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में पंक्ति या स्तंभ की संख्या 0 नहीं हो सकती। वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी अवयव में पंक्ति या स्तंभ की संख्या शून्य नहीं होती है। The number of rows and columns does not in any matrix, किसी भी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या 0 नहीं होती है। इस कारण लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपको लिखना है A11 लिखा मैंने 1 into 1 आ गया, A12 लिखा मैंने 1 into 2 ये आ गया, A21 लिखा मैंने 2 into 1 आ गया, A22 लिखा मैंने 2/2 बराबर आ गया। इन सबको मैंने यहाँ लिख दिया तो मेरे पास आ गया 1/2, 2 और 1। ये मेरे पास मैट्रिक्स का निर्माण हुआ। द स्ट्रक्चर हमने ऑब्टेन स्ट्रक्चर क्या हो गया ऑन द बेसिस ऑफ AIJ के आधार पर मेरे पास स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 1 1/2 into 1. It also have 2 into 2 order matrix, 2 into 2 order, ये 2 into 2 order रखती है। 4 and 5 नंबर का क्वेश्चन आप इसी बेसिस पे करेंगे और ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। 6 और 7 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको कांस्टेंट नंबर या वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल जो नंबर से उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स है इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कहलाती है। दो मैट्रिक्स के मध्य यदि इक्वल टू का साइन उपस्थित है तब इस प्रकार की मैट्रिक्स को हम तुल्य मैट्रिक्स कहते हैं। अतः मैट्रिक्स की तुलना की जा सकती है। समान मैट्रिक्स का मतलब अभी भी समान होना चाहिए। तुल्य मैट्रिक्स कराएंगे जब तुलना कर रहे हैं तो दो मैट्रिक्स की तुलना कब कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर समान हो, दोनों मैट्रिक्स की कोटियां परस्पर बराबर हो तब हम उसकी तुलना कर सकते हैं।
आप प्रश्न संख्या 6 और 7 को इसी आधार पर हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, थोड़ा समझिए आप कि a इक्वल टू aij m इंटू n एक वर्ग आयु है। हमें ये कहना है कि एक वर्ग आयु कब हो सकता है। एक वर्ग आयु कब होगा, i इक्वल टू j हो या m इक्वल टू n हो या m इज ग्रेटर देन n हो या n इज लेस देन n हो, कब हो सकता है। तो किसी भी आयु का वर्ग आयु होने के लिए प्राइमरी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है कि m इक्वल टू n होना चाहिए। तो मेरे पास m इक्वल टू n, i इक्वल टू j इज नॉट राइट, सही नहीं है। क्यों नहीं है, i एंड j अवयव की स्थिति को व्यक्त करता है, ना कि अवयव की कोटि को व्यक्त करता है। इसका i इक्वल टू j को मैं नहीं कह सकता कि ये एक वर्ग आयु है। i इक्वल टू i के j के मुझे ये दर्शाता है, इट शोज पोजीशन ऑफ एनी एलिमेंट विच प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ए। एक ऐसा अवयव जो मैट्रिक्स ए में उपस्थित है उसकी पोजीशन को ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं, तब मैं कह सकता हूं m इक्वल टू n। इसी प्रकार से आपका 9 क्वेश्चन में भी मेरे पास लिखा हुआ x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं, अर्थात युग्म समान है, उल्टा आपको तुल्य मैट्रिक्स ने देकर के ये कह रहा है कि इनके युग्म समान है। इसका मतलब ये दोनों अवयव तुल्य अवयव है या नहीं है, सबसे पहले तो ये हमें डिटरमाइन करना है। दो अवयव तुल्य अवयव कहलाते हैं जब दोनों अवयव की कोटियां परस्पर बराबर हो। हम पाते हैं हम पाते हैं इन दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में हम पाते हैं कि मैट्रिक्स एनी टू मैट्रिक्स प्रेजेंट इन दिस प्रॉब्लम, तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल है 2 into 2 into 2 into 2, देन तब हम इन दोनों मैट्रिक्स की तुलना कर सकते हैं। यदि दो मैट्रिक्स के कोटियां परस्पर बराबर है तो हम उन मैट्रिक्स की तुलना भी कर सकते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 3 into 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन हो गया। 3 into 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रविष्टि 0 या 1, अर्थात उसमें 0 या 1 टाइप के अवयव होने चाहिए। तो इसे हम ज्ञात करेंगे तो हम कहेंगे कि इस प्रकार के अवयव में कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो देखें मित्रों, जब मेरे पास 3 into 3 ऑर्डर का मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो 3 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे के प्रकार देखने हैं। तो सबसे पहले शून्य मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स एक वर्ग मैट्रिक्स होता है। तो शून्य मैट्रिक्स शून्य दे रखा है, इसमें 0 0 0 0 0 0 0 0 0 अर्थात 3 into 3 equal to 9। इकाई मैट्रिक्स A1 जिसमें एक एक अवयव इकाई मैट्रिक्स कहलाएगा, 3 into 3 equal to 9 हो गया। इकाई मैट्रिक्स हो गया जिसमें सभी अवयव इकाई। अब ये कह रहा है कि और कितने 18 जोड़े होंगे अवयव, क्योंकि इसमें अवयव की संख्या देकर 27 18 81 512। तो 2 तो मेरे पास हो गया, अर्थात मैं लिखता हूं 3 into 3 2 3 into 2 अर्थात 3 की पावर 4 घातें जुड़ जाएंगी मेरे पास।
जाते जुड़ने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी, मैं ये कैसे नहीं करना हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करना, अभी किसी ने दिखाना। अब देखो इसके द्वारा मैं ये भी कह सकता हूँ तस्मक अवयव। एक अवयव तस्मक विकर्ण अवयव कहलाता है यदि उसके विकर्ण के सभी अवयव तस्मक हो। तो ये भी मेरे पास 3 × 3 = 9 हो गया। कितना हो गया? 9 हो गया। अब मेरे पास 9 9 18 9 27 तक की वैल्यूज तो मेरे पास आ गई है। क्या मैं इसके अतिरिक्त भी कुछ सोच सकता हूं? क्या मैं इसके अतिरिक्त भी कुछ सोच सकता हूं? क्योंकि मेरे पास विकर्ण अवयव आ गया, इसको तस्मक अवयव कहूंगा। इसको क्या कहूंगा मैं? तस्मक अवयव कहूंगा। क्या ये अदिश अवयव है? अदिश अवयव भी हो सकता है। तो इस कारण से ये कह सकता हूं कि इसमें टोटल मेरे पास अवयवों की संख्या कितनी होगी? अवयव के प्रकार पर निर्भर करती है। अवयव के प्रकार पर निर्भर करती है। इसके अवयव की संख्या अवयव के प्रकार पर निर्भर करती है। तो ये कम से कम 512 होगी। कितनी होगी? 512 होगी। इसको मैं विस्तार से हो रहा हूं, मतलब 9 × 9 × 9 9 ये 9 ये और 9 ये, इस प्रकार से वेरियस टाइप से अपन जमाएंगे तो 512 होगी। क्लियर? 3 की पावर 4। अब देखिएगा नेक्स्ट। अब हम कल अवयव की संख्याओं का अध्ययन करेंगे कि अवयव की क्या संख्याएं होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।